हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मानव में लिंग सहलग्न जो रोग होते हैं उसकी वंशागति। तो मानव में लिंग सहलग्नता की वंशागति हम देखेंगे। बेसिकली लिंग सहलग्न जो भी रोग होते हैं उनकी वंशागति यहाँ पे हम देखने वाले हैं और साथ ही साथ उनके यहाँ पे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो सबसे पहले जो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वो है मानव में हीमोफीलिया रोग की वंशागति। तो हीमोफीलिया रोग क्या होता है और हीमोफीलिया की वंशागति कैसी होती है वो आज की इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। इसके पहले आपने पढ़ा होगा रक्त समूह की वंशागति। आपने रक्त समूह की वंशागति वाली वीडियो देखी है। यदि आपने वो वीडियो देखी है तो आपको डेफिनेट रूप से यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मानव में जो हीमोफीलिया की वंशागति होती है इसके कई सारे टाइप्स में होंगे, उसको भी हम आपको साथ ही साथ कवर कराते चलेंगे। सबसे पहले समझिए कि हीमोफीलिया रोग होता क्या एक्चुअल में। बेसिकली हीमोफीलिया का दूसरा नाम क्या होता है, ब्लीडर्स रोग। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्लीडर्स रोग कहते हैं, क्योंकि इस रोग में जो भी रोगी होता है उसके ब्लड जो होता है ब्लड लगातार बहता रहता है, ब्लड रुकने का नाम नहीं लेता है, अर्थात इसी कारण से इसे हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं। तो ये देखिए, यह मनुष्यों में पाया जाने वाला एक खतरनाक रोग होता है, क्योंकि यह एक प्रकार का जानलेवा रोग हो सकता है, क्योंकि रोगी के रक्त में जमने की क्षमता नहीं होती है। अर्थात जिस किसी व्यक्ति को हीमोफीलिया हो जाता है उसके ब्लड में जमने की क्षमता खत्म हो जाती है और यदि कहीं भी चोट लग जाती है तो चोट लगने के बाद उस अंग में धीरे धीरे जो रक्त होता है वो जमने लग जाता है। लेकिन यदि हीमोफीलिया रोग से ग्रसित कोई व्यक्ति है तो उसमें उसके ब्लड में जमने की क्षमता जो है पूर्णतया खत्म हो जाती है और इस प्रकार से ब्लड लगातार बाहर निकल जाता है, जिस कारण से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो हीमोफीलिया एक खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में आपको याद रखना है कि व्यक्ति के अंदर यानी जो रोगी व्यक्ति है उसके अंदर ब्लड के जमने की क्षमता खत्म हो जाती है और यदि उसके कहीं पर भी चोट लग जाती है तो ब्लड लगातार बहता रहता है और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। तो संपूर्ण शरीर का रक्त जो है धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, जिस कारण से रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण से इस रोग को हम ब्लीडर्स रोग भी कहते हैं, क्योंकि चोट लगने के पश्चात लगातार ब्लड बाहर निकलता रहता है, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, जिस कारण से ही इसे हम कहते हैं ब्लीडर्स रोग। इसके बाद समझिए कि हीमोफीलिया जो रोग है, हीमोफीलिया रोग कैसे पैदा होता है। तो देखिए, जो हीमोफीलिया पैदा करने वाला जो जीन होता है एक अप्रभावी जीन होता है जिसको हम कहते हैं स्मॉल एच। तो हीमोफीलिया पैदा करने वाला जो जीन होता है वो अप्रभावी एच है। इसी अप्रभावी एच जीन के कारण ही हीमोफीलिया रोग पैदा होता है, जो कि मनुष्यों के एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। आपको यह भी समझना है कि जो हीमोफीलिया का जो जीन होता है ये अप्रभावी जीन, ये केवल और केवल मनुष्यों के एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। चाहे वो फीमेल का एक्स गुणसूत्र हो चाहे वो मेल का एक्स गुणसूत्र हो, केवल और केवल एक्स गुणसूत्रों पर ही ये अप्रभावी जीन पाया जाता है, जो कि हीमोफीलिया रोग को पैदा करता है। देखिए, सामान्य एलील यदि है तो सामान्य एलील यदि एच की उपस्थिति है तो उसमें यह अपना असर नहीं दिखा पाता है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए दो एक्स एक्स गुणसूत्र हैं, तो फीमेल में आपको पता है कि जो 23वां जोड़ा होता है उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं और मेल में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए, यदि फीमेल की पहले बात करते हैं, फीमेल में यदि हम देखें तो दो एक्स गुणसूत्रों में से यदि केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर यह हीमोफीलिया का जो अप्रभावी जीन है, तो ये जो जीन है हीमोफीलिया की अप्रभावी का, तो अप्रभावी जो जीन है जो कि हीमोफीलिया पैदा करता है, यदि दो एक्स गुणसूत्रों में से, महिलाओं की दो एक्स गुणसूत्रों में से यदि केवल और केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर क्या है, अप्रभावी जीन है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहेंगे कि महिला क्या है, यहाँ पे वाहक है। क्या है, वाहक है। मतलब महिला हीमोफीलिया से ग्रसित नहीं है लेकिन अगली पीढ़ी में हीमोफीलिया रोग पैदा कर सकती है। तो यदि आपको याद रखना है कि महिलाओं की दो एक्स गुणसूत्रों में से यदि केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन एच उपस्थित है जो कि हीमोफीलिया पैदा करता है तो महिला वाहक होगी। और यदि महिला की दो एक्स गुणसूत्रों में से दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर यह अप्रभावी जीन या यदि उपस्थित है तो महिला फिर क्या होगी, हीमोफीलिक होगी। क्या होगी, हीमोफीलिक होगी। तो एक चीज आपको याद रखना है कि चूंकि महिलाओं के अंदर दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, इसलिए यदि दो एक्स गुणसूत्रों में से यदि एक एक्स गुणसूत्र पर केवल अप्रभावी जीन उपस्थित है एच, तो इसका मतलब यह है कि महिला इस रोग की वाहक होगी। और यदि दोनों एक्स गुणसूत्रों पर महिला के अप्रभावी जीन एच उपस्थित हो जाता है, इसका मतलब महिला क्या है, हीमोफीलिक है। इसके अलावा यदि हम मेल की बात करते हैं तो मेल में चूंकि एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है तो मेल कभी भी वाहक नहीं होते हैं।
मेल के यदि एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है, इसका मतलब क्या है, मेल जो है हीमोफिलिक है। और यदि एक्स वाई नॉर्मल है तो पुरुष कैसा है, सामान्य है। तो एक्स वाई नॉर्मल है तो पुरुष सामान्य होगा। और यदि पुरुषों के एक्स गुणसूत्र में यदि अप्रभावी एच जीन उपस्थित है, इसका मतलब पुरुष क्या है, हीमोफिलिक है। तो ये चीजें उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। तो हीमोफिलिया पैदा करने वाला जो जीन होता है ये अप्रभावी जीन होता है, जिसको हम स्मॉल एच से यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अप्रभावी जीन जो एच होता है, इसी के कारण हीमोफिलिया रोग पैदा होता है, जो कि मनुष्यों के एक्स गुणसूत्रों पर पाया जाता है, चाहे वो मेल का एक्स गुणसूत्र हो चाहे फीमेल का एक्स गुणसूत्र हो। सामान्य एलील एच की उपस्थिति में यह अपना असर नहीं दिखाता है। तो सामान्य एलील की उपस्थिति में यह अपना असर नहीं दिखाएगा। लेकिन महिला में यदि हम बात करते हैं, जैसे आप महिला में देखें इसके एग्जांपल, महिला में यही कारण है कि दो एक्स गुणसूत्रों में से एक पर यदि अप्रभावी जीन एच यदि उपस्थित है और दूसरे पर यदि अप्रभावी जीन एच उपस्थित नहीं है, दूसरे पर यदि कैपिटल एच जीन उपस्थित है हीमोफीलिया का, तो हीमोफीलिया के लक्षण जो है दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी महिला को वाहक कहा जाता है। हमने आपको पहले ही बताया कि महिलाओं में दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो दो एक्स गुणसूत्रों में से यदि अप्रभावी जीन जो स्मॉल एच है, यदि दो एक्स गुणसूत्रों में से केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि महिला क्या होगी, वाहक होगी। लेकिन यदि महिला के दोनों एक्स गुणसूत्रों पर यदि अप्रभावी जीन एच उपस्थित है, इसका मतलब यह है कि महिला जो है हीमोफिलिक होगी, अर्थात हीमोफीलिया से ग्रसित है। अब इसके बाद यदि हम देखते हैं पुरुषों की, तो देखिए पुरुषों में चूंकि एक ही एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और एक बाई गुणसूत्र पाया जाता है, तो पुरुषों के बाई गुणसूत्रों में छोड़ करके यदि पुरुषों का एक्स गुणसूत्र की बात करें, तो पुरुषों के यदि एक्स गुणसूत्र में अप्रभावी जीन एच उपस्थित है, मतलब पुरुष क्या है, हीमोफिलिक है। और यदि उपस्थित नहीं है तो पुरुष कैसा है, सामान्य है। पुरुष कभी भी वाहक नहीं होते हैं, आपको यह याद रखना है। तो पुरुषों में यदि एक्स में उपस्थित है तो पुरुष क्या होंगे, हीमोफिलिक होंगे। और यदि एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित नहीं है तो पुरुष क्या होंगे, तो पुरुष सामान्य होंगे। अब इसकी यहां पे हम समझेंगे थोड़ी सी वंशागति। इसको एक चीज और आपको यहां पे ध्यान देनी है, ऐसी स्थिति में इसके एक्स गुणसूत्र पर यदि अप्रभावी जीन एच उपस्थित होता है तो वह पुरुष हीमोफिलिक होता है। हमने आपको पहले ही बता चुका है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि हीमोफीलिया रोग पैदा करने वाला जो जीन होता है, तो हीमोफीलिया रोग एक जीन के कारण पैदा होता है जिसका नाम है अप्रभावी एच जीन। और यदि ये अप्रभावी जो स्मॉल एच जीन है, ये यदि पाया जाता है महिलाओं के दो एक्स गुणसूत्रों में से, यदि दोनों एक्स गुणसूत्रों पर उपस्थित है तो महिला क्या होगी, हीमोफिलिक होगी। पुरुषों के एक्स गुणसूत्र पर यदि पाया जाएगा तो पुरुष भी हीमोफिलिक होगा। लेकिन महिला के दो एक्स गुणसूत्रों में से केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर यदि उपस्थित होते हैं अप्रभावी जीन, तो महिला क्या होगी, केवल और केवल इस रोग की कैरियर होगी, यानी कि वाहक होगी। चलिए हीमोफीलिया की यहां पे वंशागति समझते हैं। वंशागति आपको समझनी है। वंशागति में यहां पे हम 4 स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हमने एग्जांपल ले रखा है कि यदि मान लीजिए पुरुष कैसा हो, सामान्य हो, तो सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी सामान्य पुरुष का विवाह किसी वाहक स्त्री के साथ हो जाता है तो उनमें हीमोफीलिया की वंशागति कैसी होगी। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा जो आपने हेडिंग लिया है उसी को आपको लिखना है। पुरुष हमने क्या लिया यहां पे, सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री। तो एक साइड आपको लिखना है, चाहे पुरुष इधर लिख लीजिए, चाहे महिला इधर लिख लीजिए, या महिला इधर लिख लीजिए, पुरुष इधर कर सकते हैं, किधर भी साइड आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पुरुष हमने यहां पे क्या ले लिया है, पुरुष कैसा है, सामान्य है, तो पुरुष हमने सामान्य लिया है। फिर स्त्री कैसी है, वाहक स्त्री है, तो वाहक स्त्री हमने ले लिया। अब आप ये बताइए कि पुरुष सामान्य है मतलब एक्स वाई बस होगा, केवल गुणसूत्र नॉर्मल। अभी यदि पुरुष हीमोफिलिक होता तो यहां पे एक्स में क्या होता, अप्रभावी एच जीन उपस्थित होता। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि पुरुष यहां पे क्या है, सामान्य है, अर्थात पुरुषों के एक्स वाई गुणसूत्र में किसी प्रकार के जीन यहां पे नहीं है। और महिला हमने कैसे लिया है, महिला कैसी है, यहां पे स्त्री कैसी है, वाहक है, तो हमने वाहक स्त्री लिया है। अब वाहक स्त्री है, इसका मतलब क्या है कि दो एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। तो हमने एक एक्स गुणसूत्र पर यहां पे अप्रभावी जीन जो है यहां पे दर्शा दिया है, ताकि हमको यह पता चले कि स्त्री कैसी है, वाहक है। अब आपस में इनका क्रॉस कराना है, तो पेरेंट्स हमने लिया है, इनमें आप युग्मक बना लीजिए। तो युग्मक आप बनाएंगे तो एक्स वाई अलग अलग कर दीजिए, इसमें एक्स का एक्स और जिसमें जीन एच उपस्थित है इसको अलग कर दीजिए और नॉर्मल एक्स को अलग कर दीजिए। अब आपस में जब हम इनका क्रॉस या संकरण कराते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से रिजल्ट प्राप्त होता है, जिसमें आपको एक्स एक्स यहां पे दिखाई दे रहा है और एक्स एक्स ये है और इधर एक्स वाई। तो यहां पे आपको टोटल क्या दिखाई दे रहा है कि यदि हम पहले पुत्रियों की बात करते हैं तो पुत्रियों में देखिए यहां पे एक नॉर्मल एक्स एक्स दिखाई दे रहा है, मतलब आधी जो स्त्रियां हैं या आधी जो पुत्री बनी है, आधी पुत्री जो बनी है वो कैसी है, वो तो सामान्य है,
कैसी हैं, सामान्य है। लेकिन यहां पे आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पे 2 एक्स गुणसूत्रों में से एक एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी एच जीन उपस्थित है। मतलब जो स्त्री यहां पे प्राप्त हो रही है वो कैसी है, वाहक है। तो यहां पे यदि हम बात करते हैं तो 50%, या आप ऐसा कह सकते हैं कि टोटल यदि आप निकालें स्त्रियों के 100% में से, तो 100% में से आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है कि आधी जो पुत्रियां बनी है, तो आधी जो पुत्री या डॉटर बनी है वो कैसी है, सामान्य है। तो 50% सामान्य पुत्री हैं और 50% क्या है, वाहक हैं। तो आधी जो पुत्रियां बनी है वो कैसी हैं, सामान्य है, और आधी पुत्रियां जो बनी है वो क्या है, कैरियर है, यानी कि वाहक हैं। पुत्रों की यदि हम बात करते हैं तो यक्स वाई यहां पे नॉर्मल दिख रहा है, और यहां पे यक्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, अप्रभावी जीन दिखाई दे रहा है। अर्थात जो आधे पुरुष हैं, यानी जो आधे पुत्र प्राप्त हुए हैं वो कैसे हैं, सामान्य हैं। तो आधे तो ये सामान्य है, आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये कैसे हैं, आधे क्या है, 50% जो है हीमोफिलिक पुरुष प्राप्त होते हैं। तो 50% पुत्र जो होते हैं वो सामान्य प्राप्त होंगे, और 50% पुत्र जो प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, हीमोफिलिक होंगे। तो पहली कंडीशन में आपने क्या देखी कि यदि पुरुष सामान्य हो तथा स्त्री कैसी हो, वाहक हो, तब उनमें वंशागति क्या होगी। सेकंड नंबर यहां पे आपको देखना है। दूसरे नंबर पे आपको क्या लेना है कि यहां पे सामान्य स्त्री लेना है। अब स्त्री यहां पे सामान्य होगी और पुरुष कैसा है, यदि हीमोफिलिक है, तो सामान्य स्त्री एवं हीमोफिलिक पुरुष द्वारा उत्पन्न संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति। तो कहने का मतलब यह है कि स्त्री यहां पे क्या है, सामान्य है, तो आपको यहां पे सामान्य स्त्री ले लेना है और हीमोफिलिक पुरुष ले लेना है। अब आपने हीमोफिलिक पुरुष लिया है तो हीमोफिलिक पुरुष क्या होगा, यक्स पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा और बाई रहेगा। सामान्य स्त्री है मतलब एक्स गुणसूत्र नॉर्मल रहेंगे। अब आपस में इनका आप क्रॉस करा दीजिए। तो यहां पे जब आप इनका आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, तो क्रॉस कराएंगे जब तो आपको संतानें जो प्राप्त हो रही है इनमें पुत्र और पुत्रियों का आप यदि रिजल्ट देखेंगे तो एक्स वाई यहां पे आपको एकदम से सामान्य दिख रहे हैं, यानी कि नॉर्मल दिख रहे हैं। तो जो पुत्र प्राप्त होंगे वो तो 100% क्या प्राप्त हो रहे हैं, सामान्य प्राप्त हो रहे हैं। तो आप देख भी सकते हैं रिजल्ट में कि पुत्र कैसे प्राप्त हुए हैं, पुत्र पूरे के पूरे 100% क्या है, सामान्य है, यानी कि नॉर्मल है। लेकिन पुत्रियों की यदि हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं जो पुत्रियां प्राप्त हुई है, दोनों पुत्रियां जो प्राप्त हुई है यहां पे दोनों में केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसका मतलब है कि पूरी की पूरी जो पुत्रियां प्राप्त हुई है वो कैसी है, इस रोग की वाहक हैं, यानी कि कैरियर हैं। तो ये है दूसरी कंडीशन। यदि हम किसी सामान्य स्त्री का विवाह किसी हीमोफिलिक पुरुष के द्वारा करा देते हैं तो उनमें उत्पन्न संतानों में जो हीमोफीलिया की वंशागति होगी तो उसमें 100% पुत्रियां जो है वाहक होंगी इस रोग की, जबकि पुत्र जो है 100% सामान्य होंगे। अब इसके बाद आपको तीसरी कंडीशन देखनी है। तीसरी कंडीशन में स्त्री कैसी होगी, वाहक होगी, और पुरुष कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा। तो पुरुष तो इसके पहले भी आपने देखा कि हीमोफिलिक था, लेकिन स्त्री कैसी थी, सामान्य थी। अब यहां पे स्त्री भी वाहक होगी और पुरुष कैसा होगा, हीमोफिलिक होगा। तब उनमें उत्पन्न संतानों की वंशागति हम देखेंगे हीमोफीलिया की। अब आपको करना क्या है, स्त्री कैसी है, वाहक है, तो आपको वाहक स्त्री ले लेना है। उसके लिए यहां पे जीन प्रारूप क्या लेंगे, एक तो यक्स है तो किसी एक यक्स गुणसूत्र पर आपको एक अप्रभावी जीन दर्शा लेना है। क्यों, क्योंकि स्त्री कैसी है, वाहक है, अर्थात 2 एक्स गुणसूत्रों में से किसी एक एक्स गुणसूत्र पर तो अप्रभावी जीन उपस्थित होगा ही होगा। और पुरुष कैसा, हीमोफिलिक है, अर्थात पुरुष के एक्स गुणसूत्र पे अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। तो अब आप इसका आपस में क्या कराइए, यहां पे आप इनका आपस में क्रॉस कराइए तो इनके युग्मक बन जाएंगे और इसके भी युग्मक बन गए। अब आप इसकी आपस में क्रिया करा दीजिए तो रिजल्ट जो प्राप्त हो रहा है हमको क्या दिखाई दे रहा है यहां पे कि जो यदि हम बात करते हैं किसकी, पुत्रों की बात करते हैं तो पुत्र यहाँ पे आधे कैसे हैं, नॉर्मल हैं, जबकि आधे पुत्र कैसे हैं, हीमोफिलिक हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं यक्स बाई यहाँ पे जो है तो इस यक्स गुणसूत्र पे अप्रभावी जीन उपस्थित है। मतलब 50% जो पुत्र हैं वो कैसे हैं, वो तो हीमोफिलिक हैं, और 50% पुत्र क्या हैं, सामान्य हैं। जबकि पुत्रियों की यदि हम बात करते हैं तो पुत्रियों में देखिए यहां पे जो पुत्रियां प्राप्त हुई है उसमें केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है और यहां पे दोनों एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आधी जो पुत्रियां प्राप्त हुई है वो तो कैसी हैं, आधी पुत्रियां आपको याद रखना है कि वाहक हैं, यानी 50% वाहक पुत्रियां हैं, और पुत्रियां जो होती है वो 50% ही कैसी है, यहाँ पे हीमोफिलिक भी हैं। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, पुत्री और पुत्र दोनों का रिजल्ट क्या प्राप्त हुआ। तो यदि किसी वाहक स्त्री का विवाह किसी हीमोफिलिक पुरुष के द्वारा हो जाता है तो उत्पन्न संतानों में
जो पुत्री प्राप्त होगी उसमें 50% पुत्रियां वाहक होगी और 50% पुत्रियां हीमोफीलिक रोग से ग्रसित होंगी। जबकि पुत्रों की यदि हम बात करते हैं तो 50% पुत्र सामान्य प्राप्त होंगे, जबकि 50% हीमोफीलिक प्राप्त होते हैं। इसके बाद एक आखिरी कंडीशन हमको देखनी है, चौथी कंडीशन। चौथी कंडीशन में हमने स्त्री कैसी लिया है, हीमोफीलिक स्त्री है एवं सामान्य पुरुष है। पुरुष कैसा है, यहाँ पे सामान्य है और स्त्री कैसी है, हीमोफीलिक है। तो हीमोफीलिक स्त्री ले लेना है और एक इधर सामान्य पुरुष ले लेना है। तो देखिए हीमोफीलिक स्त्री है अर्थात दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पर अप्रभावी जीन उपस्थित होगा और सामान्य पुरुष है तो एक्स वाई नॉर्मल रहेगा। अब आप इनके मध्य इस प्रकार से क्रॉस करा दीजिए। क्रॉस कराएंगे आप तो इसके युग्मक बन जाएंगे, तो इसके भी युग्मक बन जाएंगे। आपस में आप क्रॉस कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिए यहाँ पे एक्स वाई यदि हम देखें, यदि हम पुत्र देखते हैं तो पुत्रों की संख्या जो आपको दिखाई दे रही है, दोनों ही पुत्र कैसे प्राप्त हो रहे हैं, दोनों ही पुत्रों के जो एक्स गुणसूत्र हैं इनमें अप्रभावी जीन उपस्थित है अर्थात पूरे के पूरे जो पुत्र प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे प्राप्त हो रहे हैं, हीमोफीलिक रोग से ग्रसित। कैसे हो रहे हैं, हीमोफीलिक रोग से ग्रसित। तो यदि स्त्री कैसी है, हीमोफीलिक है, तो पुरुष जो उत्पन्न होंगे तो 100% पुरुष जो है हीमोफीलिक रोग से ग्रसित होंगे। वहीं यदि हम बात करते हैं पुत्रियों की, तो पुत्रियों में यदि हम देखें तो पूरे के पूरे जो पुत्रियां हैं देख सकते हैं आप, दोनों ही एक्स गुणसूत्रों पे केवल एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि दो एक्स गुणसूत्रों में से एक ही एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी जीन उपस्थित है अर्थात पूरे के पूरे जो 100% पुत्रियां हैं वो क्या है, इस रोग की वाहक होती हैं। तो यहां पे आपने देखा कि कुल मिलाकर के हमने जो हीमोफीलिया की वंशागति देखी उसमें हमने 4 कंडीशन देखे। चारों ही कंडीशन में आपने देखा कि किस प्रकार से संतानों की वंशागति प्राप्त होगी हीमोफीलिया की। तो उम्मीद करता हूं कि हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया रोग की जो भी वंशागति है वो आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।